नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दें, वो ये रहेगी कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षा है अपनी, उस परीक्षा के लिए अपने हिंदी विषय के प्रतिदिन के 10 प्रश्न जो है आपको मेरे जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। उस पे सिर्फ प्रश्न मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। और आपको जो प्रश्न हैं और उनका जो आंसर है वो प्रतिदिन का कक्षा 10 का भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा और कक्षा 12 का भी आपको एक वीडियो जो है 10-10 प्रश्नों का जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उन 10-10 प्रश्नों को आपको जो है अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। और उसको तैयार करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना होगा, क्योंकि मैं आपको घर पे तो ला के नहीं दे सकता ना। तो यूट्यूब चैनल पे आना होगा और चैनल पे रोज़ तो भाई सर्च करके आएंगे नहीं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन भाई सब्सक्राइब करने से नहीं मिलेगा, उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको आप दबाएं, तब जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कुछ बच्चे जो है ये कमेंट करते हैं कि सर अब आपके जो अन्य वीडियो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं, कक्षा 10 के लिए भी बना रखी है, कक्षा 12 के लिए भी प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है। और साहित्य का तो बहुत कम मैटर मैंने डाला है, तो साहित्य का भी जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। प्रतिदिन अपन जो है 10-10 प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास रहेगी वो कक्षा 10 के लिए है, 12 के लिए नहीं है। कक्षा 10 वाले ही इसको देखेंगे, 12 वाले भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कक्षा जो 10 रहेगी अपनी, कक्षा 10 में अपना जो एक बिंदु है जिसका नाम है समास। देखिए, इस समास का जो फटाफट जो रिवीजन है वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, समास किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा याद रखनी है। दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी परिभाषा। दो या दो से अधिक पद हो, चाहे शब्द कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शब्द लिखो चाहे पद लिखो, उन्हीं के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक शब्द हमारे सामने आता है कि समास विग्रह किसे कहा जाता है। समास विग्रह, प्रश्न आ सकता है कि समास विग्रह और संधि विग्रह में क्या अंतर है। तो देखो, समास जो विग्रह होता है, यानी समास होने से पूर्व की स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, समास विग्रह। समास विग्रह जो है वो होता है सामासिक पद का। इसका अन्य नाम भी मैं लिखा दूं, इसको जो पद बनेगा उसे सामासिक पद भी कहेंगे, उसे जो है समस्त पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सामासिक पद कह दो, समस्त पद कह दो। ठीक है, जो बनेगा, जैसे मैंने कहा रसोई घर, देखिए मैंने कहा रसोई घर, तो यहाँ पे जो रसोई घर है वो सब के सब क्या है, सामासिक पद है, समस्त पद है। इसका अपने को क्या करना है, विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह करना है। तो जैसे मैंने लिखा रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर जो रहेगा ये इसका विग्रह हो गया। इस विग्रह का मैंने क्या कहा कि समास होने से पूर्व की स्थिति, यानी समास हुआ उससे पूर्व की स्थिति यह है, और यही क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। और संधि होने से पहले की जो स्थिति होती है वह संधि विग्रह कहलाती है। संधि विच्छेद जिसको कहते हैं, विग्रह नहीं कहते, संधि विच्छेद जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी कि देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि सामासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं। यानी जो दो या दो से पद जब आपस में मिलते हैं तो वही क्या कहलाएगा, सामासिक पद कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, इसके भेदों को लेकर चर्चा करते हैं। मैंने इसकी पूरी वीडियो डाल रखी है, आपने अगर कभी देखे हो तो इसी समाज से रिलेटेड मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो है वो मुख्य मुख्य बातें ही करने वाला हूँ, सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे भेदों की अगर बात की जाए कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के भेदों की संख्या आपको कितनी बतानी है, 4 बतानी है। पदों की प्रधानता के आधार पे एक प्रश्न और बनता है कि पदों की प्रधानता के आधार पे अगर पूछा जाए तो पदों की प्रधानता के आधार पे भेदों की संख्या कितनी रहती है, 4 ही रहती है। उसमें कर्मधारय और आपका जो द्विगु समास है वो उसमें नहीं रहता है। चलिए, याद रहेगा, पदों की प्रधानता के आधार पे 4 भेद हैं, और सीधा अगर भेद पूछा जाए तो कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। चलिए, 6 भेदों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला जो रहेगा वो रहेगा अपने अव्ययभाव समास। कौन सा रहेगा,
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा द्वंद्व, द्वंद्व समास। चौथा जो रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। पांचवा जो रहेगा वो रहेगा कर्मधारय, कर्मधारय। और छठा जो रहेगा वो रहेगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि है, ठीक है। ये अपने पास 6 समास हैं और 6 समास में पदों की प्रधानता के आधार पे कौन से हैं, तो अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और बहुव्रीहि है। ये चार ही जो है वो पदों की प्रधानता के आधार पे है। चलिए सबसे पहले इनकी परिभाषाएं याद करते हैं, फटाफट से इनकी परिभाषाएं याद कर लेते हैं। ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% प्रश्न आएगा, कहीं पर भी आपको इससे चूकना नहीं है, 100% इसका प्रश्न आएगा। कैसे आएगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न एक तो परिभाषा से रिलेटेड बनता है, जो मॉडल पेपर में दिया गया है उसमें सिर्फ परिभाषाओं से रिलेटेड या अंतर से रिलेटेड, जैसे इनमें इसमें और इसमें अंतर पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और अलग अगर प्रश्न देता है तो आपको समास दे देगा, समास विग्रह आपसे करवाएगा, या समास विग्रह दिया हुआ होगा उसका आपको समास जो है सामासिक पद उसका बनवाएगा। तो परिभाषाएं याद करते हैं। तो अव्ययी देखो नंबर 1 पे है अव्यय है, तो यहाँ पे लिखना क्या है, देखो कि जिस समास में देखो 2 पद होते हैं, मैंने आपको ये चीज बताना भूल गया मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लिखा रसोई घर, रसोई घर, यहाँ पे 2 पद हैं, एक ये रहा एक ये रहा। जो पहले वाला है इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको क्या कहते हैं, पूर्व पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद। चाहे इसको प्रथम कह दो, चाहे इसको द्वितीय कह दो, या अंतिम इसको कह सकते हैं, अंतिम कह दो, पूर्व कह दो, इसको अंतिम कह दो, इसको पूर्व कह दो, इसको प्रथम कह दो, ठीक है, उसको उत्तर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं बात करूंगा, 1 नंबर पे है तो पहला पद प्रधान रहेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो जिसका पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद अव्यय, देखो अव्यय शब्द आया है उसमें, अव्यय या प्रधान हो, अव्यय या प्रधान हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास होता है। 3 चीजें इसमें याद रखनी है, 3 उदाहरण इसमें याद रखने हैं। एक तो जिन शब्दों के पूर्व अगर यथा लगा हुआ है तो सारे के सारे उदाहरण किसके होंगे, अव्यय भाव के। अगर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तब भी सारे के सारे उदाहरण किसके होंगे, अव्यय भाव के होंगे। तीसरी चीज जो है वो दोहराव, दोहराव वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे दिनों दिन है, रातों रात है, हाथों हाथ है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हैं अपने अव्यय भाव समास के उदाहरण। याद रहेगी परिभाषा है, पूर्व पद अव्यय होगा, प्रधान होगा, यथा उपसर्ग और दोहराव वाले या पुनरावृत्ति वाले जितने शब्द हैं वो सारे के सारे किसके होंगे, अव्यय भाव समास के। अगला नंबर 2 पे जो रहेगा वो रहेगा अपने तत्पुरुष समास। अब देखो उदाहरण में नहीं दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल भी उदाहरणों की चर्चा ज्यादा नहीं की जाएगी, एक एक दो उदाहरण जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप मतलब बहुत सारा उसको गहनता से पढ़ सकें। उदाहरण आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसको याद कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें आपको वहां पर ध्यान में रखनी है, उन सब की बात अपन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला अगला जो रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे लिखा है तो यहाँ पर पूर्व की जगह क्या लिख देंगे, उत्तर पद, जिसमें कौन सा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। और बीच में इनके क्या आती हैं, विभक्तियां आती हैं, क्या आती हैं, विभक्तियां आती हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर मैंने विभक्तियों की चर्चा की है, विभक्तियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन आपको तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या कितनी याद रखनी है, 6 याद रखनी है, ठीक है। एक तो कर्ता जो है, कर्ता कारक इसमें नहीं आता है, और एक जो अधिकरण है, संबोधन कारक जो है वो इसमें नहीं आते, यानी 6 यहाँ पे काम में आने वाले हैं। उत्तर पद प्रधान रहेगा। विभक्तियां में जैसे कर्ता ने, ये तो काम में नहीं आएगा, कर्म को, तो को काम में आएगा, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, है ना, अधिकरण में पर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो एक संबंध का के की, है ना, तो ये सारे के सारे किस में काम में आएंगे, तत्पुरुष समास में। ध्यान ये रखना है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और बीच में विभक्तियां जो है उनका क्या होगा, लोप होगा, विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा, तो वहां पर कौन सा होता, तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, द्वंद्व समास में क्या होता है। देखो दोनों भाई भाई से लगते हैं, कैसे लगते हैं, भाई भाई से लगते हैं, द्वय द्वय, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी दोनों पदों की जो प्रधानता है, दोनों पद जो है वो मोस्ट होते हैं, मुख्य होते हैं, जैसे माता पिता है, राम लक्ष्मण है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण रहेंगे, जैसे दाल रोटी है तो यहाँ पर दाल और रोटी, दाल रोटी, तो यहाँ पे दोनों का बराबर महत्व है,
दोनों का क्या है, बराबर महत्व है। जब भी विग्रह करें, इंपॉर्टेंट चीज, जब भी विग्रह करें, अगर ये दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती तो बीच में लगाना है या, अगर ये दोनों साथ में रह सकती हैं तब बीच में लगाना है और, बीच में क्या लगाना है और। तो दाल रोटी में बीच में क्या आएगा, और आएगा। लाभ हानि में बीच में क्या आएगा, या आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके कोई भेद वगैरह है नहीं तो वो अपन नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। अब प्रश्न ये बनता है कि इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो, द्विगु समास में जो है वो आपको पता होगा, तत्पुरुष समास के ये दोनों भेद माने जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, इसका मतलब इसमें भी उत्तर पद प्रधान है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। दोनों में पदों की प्रधानता की बात की जाए तो दोनों में रहेगा उत्तर पद प्रधान। अब यहाँ पे परिभाषा की बात करते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्यावाची का मतलब है गिनती होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं बात करूं पंचवटी, पंच यानी होता है पांच, पंच यानी क्या होता है, पांच गिनती है यहाँ पे। और यहाँ पर विग्रह करते समय आपको ध्यान में रखना है का समूह है या समाहार, क्या समूह है या समाहार। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह है या पांच वटों का समाहार, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए, याद हो गया। चलिए आगे बात करें कर्मधारय समास की। अब दो चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, एक है विशेष्य और एक है विशेषण। विशेषण और विशेष्य, विशेषण है ना। और एक चीज और है जो 12वीं क्लास के लिए रहेगी, वो है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, यानी ध्यान में रखना है कि विशेषता बता रहे हो या यहां पर भी क्या है, उपमेय और उपमान होता है। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा पीतांबर, अच्छा थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीला है जो अंबर, पीला, पीत यानी क्या होता है, पीला। अब अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, पीला है। कैसा है, पीला है। जहां पर भी विशेषता बताई जाए तो वहां पर कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे मैंने कहा सज्जन, जैसे मैंने क्या कहा, सज्जन। तो सज्जन में देखो क्या होता है, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति कैसा है, सत्य यानी सज्जन है, सत्य है जो जन। यहाँ पे मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ ना, प्लस लगा दिया, सत्य है जो जन। तो सत्य है जो जन, यहाँ पे सत्य कैसा, सज्जन का जन कैसा है, लोग कैसा है, सत्य है, अच्छा है, इसलिए उसको क्या कह दिया, यानी इसकी ये विशेषता बता दी, इसलिए ये क्या हो गया, इसमें कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। जैसे मुख्य चंद्र, यहाँ पे देखिए मुख्य चंद्र, मुख्य चंद्र। अब इसमें कौन सा होगा, मुख्य चंद्र में कौन सा होगा भी, तो कर्मधारय ही होगा, क्योंकि मुख्य तो उपमेय है और चंद्र क्या है, उपमान है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है अपना लास्ट वाला, उस पर अपन चलते हैं, बहुब्रीहि समास। अब इसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं है, इसमें तो याद इतना रखो कि देवी देवताओं के जो पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे उदाहरण किसके माने जाते हैं, बहुब्रीहि समास के माने जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसकी परिभाषा की याद करें तो इसमें देखो ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर जो है अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने बात की त्रिनेत्र, यानी देवी देवताओं के जो पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे किसके होंगे, बहुब्रीहि के। तीन है नेत्र, जिसके कोष्ठक में क्या करना है, शिव करना है। जैसे मैं कहूँ दशानन, दशाननी रावण को कहते हैं, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, ऐसा कौन है, तो कोष्ठक में क्या लिखना है, रावण लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। मेरे ख्याल से इनमें आपके कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसे छोटी सी क्लास में जो है इन सबको बता दिया है। फिर भी आपकी कोई समस्या हो, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है मैंने, क्यों नहीं खींचा, क्योंकि इसके मैंने लंबे लंबे वीडियो पहले से डाल रखे, तो बार बार इनको मैं बता के जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ सरसरी तौर पे बताना था, बता दिया मैंने। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।